हेलो गाइज, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं फोकसली स्टडी हब अनुभव द्विवेदी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, यानी कि सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि साइंस का चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, उसका आज इस वीडियो में हम लोग वो कवर करेंगे। मतलब उसका ये पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे कुछ पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि एक दिन में पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी लॉन्ग, दैट्स वाई। बट फिर भी कोशिश करेंगे जितने से जितना ख़त्म हो सके ख़त्म कर दें। तो और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, बस एक छोटा सा प्रॉमिस कर दूँ कि आप इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखेंगे, आपको डाउट नहीं रह जाएगा, है ना, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, आपको बस अच्छे से समझना है एंड नथिंग। वीडियो अच्छा लगे तो गाइस इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा चैप्टर पर। सो गाइज, ये रहा अपना चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, विच इज़ चैप्टर 2। तो आज के इस वीडियो में इसको पूरा तो कवर नहीं कर पाएंगे, पर जितना हो पाएगा मैं आपको उतना अच्छे से जल्दी कवर करके बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के सीधा पहली लाइन, यानी कि लाइन बाय लाइन हम लोग रीड करेंगे। तो पहली लाइन पढ़ते हैं। तो गाइज चलो पढ़ते हैं पहली लाइन। तो पहली लाइन कह रही है कि इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमंगस्ट द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। यानी कि ये बहुत वाइडली एक्सेप्ट किया गया है साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा, और लोगों द्वारा भी ये काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड है कि कहीं ना कहीं जो लाइफ है वो वाटर से ही स्टार्ट हुई है, यानी कि जो हमारी लाइफ है वो वाटर से ओरिजिनेट हुई है। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विथ चार्जिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस रेदर देन इन द ओशियन। अब एक साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है कि जो लाइफ हुई है स्टार्ट, वो कहीं कोई ओशियंस से स्टार्ट हुई है। वहीं पर कुछ रिसर्चर्स ये मानते हैं कि जो लाइफ है ना, जो लाइफ है वो छोटे छोटे वाटर पूल्स, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है स्मॉल वाटर पूल्स, जो कि चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस रेदर देन इन द ओशियन, यानी कि छोटे छोटे वाटर पूल्स से ओरिजिनेट हुई है, जहाँ पर एनवायरमेंटल यानी कि जो वेदर चेंजेस हैं, यानी कि जो मौसम है वो चेंज होते रहता है। यह इस लाइन का ये अर्थ है, मतलब ये मतलब है। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनवायरमेंट, और इन्हीं एनवायरमेंट का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया गया है जिसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इन इंडिया, यानी कि हमारे भारत में, द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पूगा वैली इन लद्दाख मेनली वेरी हाई maintain very high temperatures nearly at the boiling point of level even in a cold climate। यानी कि जो पूगा वैली है हमारे भारत में, लद्दाख में जो है, वो काफ़ी हाई टेम्परेचर, वहाँ की जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वहाँ पर काफ़ी हाई टेम्परेचर्स होता है, यानी कि नियरली एट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेवल, यानी कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वहीं पर ये रहता है। जबकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, यानी कि बहुत कोल्ड क्लाइमेट में भी वहाँ पर जो पूगा वैली की हॉट स्प्रिंग्स है वो बॉइलिंग पॉइंट पर रहती है वाटर की। ठीक है, दीज एनवायरमेंटल कंडीशंस सीम टू बी सिमिलर टू दोज ऑन अर्ली अर्थ, और यही जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो अर्ली अर्थ, यानी कि आज से कई साल पहले की जो अर्थ थी उससे सिमिलर दिखी है। अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले, द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफाइल्स। यानी कि जो इन हॉट स्प्रिंग्स में कुछ बैक्टीरियम रहते थे उनको बहुत हीट लविंग बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत गर्मी में रह सकते थे। जैसा कि पढ़ा कि यहाँ पर एकदम बॉइलिंग पॉइंट पर रहता है हॉट स्प्रिंग का वाटर, बट वो फिर भी यहीं पर रहते थे और उनको कहा जाता था थर्मोफाइल्स। ये थर्मोफाइल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ से, यानी कि यहाँ से लाइन को यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन करते चलना। यानी कि जो हीट लविंग बैक्टीरिया हैं उनको बोला जाता है थर्मोफाइल्स, जो कि इन हॉट स्प्रिंग्स में रहते थे। विच आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब आप सब जानते हैं, जिनमें सिंगल सेल हो, यानी कि एक ही सेल हो जो हर एक बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, मतलब पार्ट्स को नहीं, सॉरी, जो कि बॉडी में एक ही फंक्शन, वो एक ही सेल करते हैं सारे फंक्शन। ठीक है, अगला क्या लिखा है, साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पैलियो साइंसेस का मतलब होता है बायोलॉजी की हिस्ट्री।
यानी कि जैसे कि आज से यहाँ पर आए ना 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो ये बायो में है एक तो, बट हिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट है ना, मतलब आज से 3.5 बिलियन साल पहले ये बताया गया। तो यही वहाँ पर पैलियो साइंस का जो इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर यही बायोलॉजी की हिस्ट्री की स्टडी करी जाती है। ठीक है, तो बोला है कि साइंटिस्ट जो कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ से पढ़ रहे थे, उनने ये स्टडी किया कि ये जो हॉट स्प्रिंग्स हैं इनमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही ज़्यादा रैपिडली पाया गया है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रैपिडली ये फॉर्म होते रहता है। क्या होता रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और दीज डिपॉजिट्स may have protective early organic molecules from harmful radiations and extreme conditions। और ये कहते हैं कि यही जो डिपॉजिट्स हैं, शायद यही जो डिपॉजिट्स हैं, इन्हीं ने जो पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते थे उनको हार्मफुल रेडिएशन से और एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि वेदर का जो एक्सट्रीम कंडीशन या कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन है, उनसे यही कैल्शियम कार्बोनेट बचाता है। शायद यहाँ पर देखो मे लिखा है, मे हैव, शायद इन्हीं ने प्रोटेक्ट किया हो, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है एंड दे मे हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल। और उन्हीं ने शायद हेल्प किया हो पहला प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में, यानी कि जिस बैरियर को एक सेल बोलकर डिफाइन किया जा सकता है। अगला यहाँ पर लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि मैं हूँ, आप हैं, जो भी जितने भी जितने भी जीवित हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे ही सेल्स से बने हुए हैं। द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। यानी कि सेल एक सबसे छोटी, सबसे बेसिक लेवल है जहाँ पर लाइफ, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट है। यानी कि अगर सेल नहीं होता हमारी बॉडी में तो हम नहीं होते। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और येस्ट कंटेन्स ऑफ ओनली वन सेल। ईस्ट बोल लो, येस्ट बोल लो, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादातर मतलब यूनिसेलुलर ही होते हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड होते हैं। वाइल अदर लाइक प्लांट्स, फिश, बर्ड्स और ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल मल्टी सेलुलर दैट वर्क टुगेदर। जैसे कि और जो अदर्स हैं, जैसे कि प्लांट, मैं, आप, बर्ड्स, ह्यूमंस का है ना, वो का उनके अंदर मिलियंस यानी कि लाखों करोड़ों सेल्स हैं जिनको मल्टी सेलुलर बोला जाता है। समझ गए इतना? दैट वर्क टुगेदर, जो कि सेल्स होते हैं ये एक साथ काम करते हैं, हर एक सेल अलग अलग कोई डिफरेंट वर्क कर रहा होता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क लिखा हुआ होगा आई थिंक, अभी मैंने इसको थोड़ा मतलब मैं भूल सा गया हूँ, बट हाँ, जो यहाँ इस लाइन का मतलब यही है कि जो सेल होते हैं वो सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हैं। सिमिलर सेल्स सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड पेज की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ था इस फंक्शंस फ्रॉम टिश्यूज, यानी कि जैसे मैं पीछे आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है कि अ ग्रुप, अरे एक सेकंड, सॉरी गाइस, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर, हाँ अब इधर पर आ जाते हैं, सिमिलर फंक्शंस फ्रॉम टिश्यूज, यानी कि यही जो सेल होते हैं वो सिमिलर फंक्शन करते हैं और टिश्यूज को भी यही फॉर्म करते हैं। गाइज एक बेसिक सी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। गाइज देखो, ये जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स बनाते हैं टिश्यूज़, यानी कि ये जो टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं ये सेल्स की वजह से ही फॉर्म होते हैं। और जो टिश्यूज़ हैं वो बनाते हैं ऑर्गन्स, यानी कि जैसे कि स्टमक हो गया, ऑर्गन्स हमारे, और जो है इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स बनाते हैं टिश्यूज़, और ऑर्गन्स मिलकर एक साथ बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया अपना। और यही ऑर्गन सिस्टम बनाता है एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इन्हीं की वजह से एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। यानी कि पहले सेल्स बनाते हैं टिश्यूज़ बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट है सेल, सबसे छोटी यूनिट, अगर ये सेल ना हो तो ना टिश्यूज़ बनेंगे, टिश्यूज़ ना हो तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं हो तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं है तो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, डिफरेंट टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ से जो इतना है ना ये मैंने आपको समझा दिया है। इसका मतलब यही था, सीधा अब हम लोग
यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हालांकि जो सेल हैं वो ऑर्गेनाइज हुए हैं टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में, पर फिर भी जो सेल है वही अपनी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक, वही अपनी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट यानी कि सबसे छोटा यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शन करता है, काम करता है, वर्क करता है। दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये हमको सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो सारे सेल्स होते हैं ये कैसे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं अपनी बॉडी में वो करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेल, ये सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। डू सेल लिव फॉर एवर, क्या सेल हमेशा जिंदा रहते हैं, और डू दे डाई, या फिर वह मर जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन एज वी एंटर द फैस्किनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स। अभी जो था वो इस चैप्टर के बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, अब हम सीधा चैप्टर में डाइव करने वाले हैं। तो अब हमारा स्टार्ट होता है 2.1 हाउ टू स्टडी सेल्स। देखिएगा सेल्स को स्टडी कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। हम उस एबिलिटी को क्या कहते हैं ह्यूमन की, जो कि हमको हेल्प करता है छोटी छोटी और सेपरेट और डिस्टिंक्ट चीज़ें देखने में। अब इमेजिन करो टू टाइनी डॉट्स ड्रॉन। मैं इमेजिन क्यों, आप देखिए सीधा, दो छोटे छोटे यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे डॉट्स मैंने बना दिए हैं, ठीक है, छोटे छोटे ही हैं, थोड़ा सा विजिबल हो जाए, ठीक है। अब लिखा है कि टाइनी डॉट्स, डॉट्स के बाद क्या लिखा हुआ है, आर मूव्ड क्लोजर देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट वैन। यानी कि यहाँ तक जो इस लाइन का मतलब है ये समझाना चाहता है कि जब आप एक प्लेन पेपर या कहीं भी देखिए इस टाइप का अगर ऐसा पॉइंट्स बनाएंगे, दो पॉइंट्स, तो जब आप इनको ऐसे ऐसे अपनी आइज़ के पास लाते जाएंगे तो कुछ समय बाद ये जो हैं एक बन जाएंगे। अभी ये एक नहीं बनते दिख रहे होंगे, बट आप एक प्लेन पेपर पर छोटे दो डॉट्स बनाइएगा ऐसे ही, तो थोड़ी देर बाद जब आप अपनी आँख के पास लाएंगे तो वो आपको एक ही पॉइंट दिखेगा, एक ही पॉइंट दिखेगा। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, वैन व्यूड फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा 25 सेंटीमीटर होता है वो नियर पॉइंट होता है ह्यूमन आई का। 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 mm कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग दिख सकते हैं अब। अदरवाइज दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट, मतलब पहले ये डिस्टिंक्ट अलग अलग थे, बट अब वो एक सिंगल पॉइंट हो गए हैं। जब हम पास लाए अपनी आई के तो वो सिंगल हो गए। दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई विच इज 0.1 mm। जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है ह्यूमन आई की वो है 0.1 mm, और जब इससे पास में चीज़ें आती हैं, इससे और जूम आउट हुआ वो डॉट्स जो थे वो एक सिंगल पॉइंट बन गए। अब क्या लिखा है, अ सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई, यानी कि एक नेक्ड आई से, यानी कि सिर्फ अपनी आंखों से एक सेल को देखना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। फिगर 2.1, यहाँ पर फिगर 2.1 है, यहाँ पर आप सेल का जो सेल कैसा होता है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये लगभग आपको दिख रहा होगा 10 माइक्रोमीटर्स, 100 और 10 माइक्रोमीटर्स के यहाँ पर है। बट ये लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब क्या, मतलब ये लाइट माइक्रोस्कोप से अपन को दिख सकते हैं, नेक्ड आई से ये नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहाँ थे अपन लोग। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट studied the structure and function of cell that are much smaller than the limit of resolution of the human eye। ये हमको फिर से सोचने पे, यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि जो बायोलॉजिस्ट्स हैं वो कैसे सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शंस सेल के पढ़ते हैं, जबकि सेल इतना छोटा है कि वो एक आँख से दिखता तक नहीं है, अपनी आई से दिखता तक नहीं है। पर बायोलॉजिस्ट कैसे स्टडी करते हैं, तो सिंपल सी बात है, वो लोग माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़िए। यू हैव लर्नड अबाउट कन्वेक्स लेंस। आपने कन्वेक्स लेंस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा होगा 8th क्लास में। अ कन्वेक्स लेंस और अ कम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस या फिर एक लेंस का कम्बिनेशन, आई यानी कि लाइक दैट, ठीक है,
एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस आर यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट अपीयर लार्ज। यानी कि एक आई पीस और एक लेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब मैं आपको देखो इसका एक सिंपल सा आपको जब डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर बात उठी थी आई पीस की, यानी कि इस आई पीस में आप अपनी आई को रखते हैं, जैसे कि आपने बायोलॉजिस्ट या जो साइंटिस्ट है उनको देखा होगा। और ये होता है कर्स एडजस्टमेंट नॉब। यहाँ से आप कर्स को एडजस्ट करते हैं और यहाँ से आप फाइन यानी कि जो ऐसे गोल घुमाते हैं जिससे ऐसे जूम इन होता है, जूम आउट होता है, वो सब चीज़ें होती हैं। और यही वो समझाने की कोशिश करी गई है वहाँ पर। तो आई पीस मैंने बता दिया। और मैग्निफिकेशन का मतलब है कि कितना मैग्निफिकेशन, मतलब ये जो मैग्निफिकेशन है एक ऑब्जेक्ट का, यानी कि मान लो ये छोटा सा सेल है, मान लो आपको ये नहीं दिख रहा, आप कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से देखेंगे, बस वही चीज़ है। अब यहाँ पर आ जाती है थोड़ी डिस्कवरी ऑफ सेल, यहाँ से थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1665 यूजिंग अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। एक रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, उनको माना जाता है सबसे पहला पर्सन जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया, सेल को देखा 1665 में। ये याद रखने वाली चीज़ है, डेट्स याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो उनने अपने एक सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप, उनने घर पर ही एक माइक्रोस्कोप बनाया होगा जिसकी जो कैपेबिलिटी थी वो 200 से 300 गुना थी। यानी कि एक चीज़ को वो 200 से 300 गुना बड़ा करके दिखा सकती थी। ठीक है। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, अब वो एक जगह टहलने जा रहे थे, वहाँ पर उनको एक पेड़ दिखा, कॉर्क का पेड़ है ना, वो जो आप बॉटल्स में देखते हैं ना, वही कॉर्क। और हाँ, शायद लेदर और सिंथेटिक बॉल्स में भी कॉर्क का यूज़ होता है, उसमें भी कॉर्क का यूज़ होता है। तो वही कॉर्क के बारे में बात चल रही है। अब उनको दिखा वो पेड़, तो उनने उसकी बार्क को नोटिस किया, यानी कि जो पेड़ की आउटर लेयर छाल होती है ना, वही बार्क होता है। वो तोड़ के बार्क को अपने घर लाए और इसी माइक्रोस्कोप के अंदर रखा उन्होंने। और जब रखा तो उन्होंने पाया कि ऐसे पेंटागन शेप के ना, ऐसे पेंटागन शेप के, लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट, या ऐसे पेंटागन शेप्स के उनको दिखे, ऐसे पेंटागन शेप के, जैसे हनी कॉम्ब का छत्ता, यानी कि जो हनी कॉम्ब होता है यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, वैसे उनको शेप उसमें दिखे। अब वाइल एग्जामिनिंग मतलब थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यही सा था। ही ऑब्जर्व अ स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट नेम्ड सेल्स। पहले उन्होंने इसको नाम दिया स्मॉल बॉक्स, लिटिल बॉक्स, और फिर उन्होंने इन्हीं स्मॉल बॉक्स, लिटिल बॉक्स को नाम दिया सेल, यानी कि उन्हीं ने ये सेल नाम दिया है। ठीक है। इन स्कूल लेबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग को हटाओ अभी तो, ठीक है, अभी इधर को हटाओ। यहाँ पर बोला गया है कि जो स्कूल लाइब्रेटरी होती है आपकी, उसमें स्कूल लेबोरेटरीज, उसमें लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। यूजिंग कन्वेक्स लेंस होगा, आई थिंक कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। आई पीस में अपनी आई को रखते हैं और फिर लिमिट मतलब जूम आउट जूम इन करते हैं, अपना एडजस्ट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर वही है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि 10 गुना से 400 गुना चीज़ों को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ है। टू अचीव बेटर मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट, एक लाइट, विजिबल लाइट का यूज़ करके चीज़ों को रिजोल्यूशन मतलब और मैग्निफाइन, वो सॉरी माइक्रोस्कोप का यूज़ करके चीज़ों को मैग्निफिकेट करते हैं और फिर उसको 10 से 40 गुना उनकी रेजोल्यूशन रहती है। तो फिर ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एक बेटर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड हो, हम उन छोटी छोटी चीज़ों को देख पाएँ, वही चीज़ है। अब यहाँ बोला गया है कि एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप, यानी कि आप अपनी स्कूल लेबोरेटरी में जा सकते हैं और डिफरेंट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को ऑब्जर्व करिए, जैसे कि आई पीस हो गया, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब हो गया, बॉडी ट्यूब, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, मिरर और बेस, हैंडल, फाइन एडजस्टमेंट नॉब। और उसके बाद यहाँ लिखा है अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं। तो कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला उठता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, उसके एक्चुअल साइज को एस्टिमेट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक्टिविटी करवा रहे हैं भैया, बहुत अच्छी बात है, एक्टिविटी करो
बच्चे को जल्दी समझ में आएगा। एक्टिविटी 2.1, लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल। चलो एक सेल के साइज का मतलब सेल वो जो सेल का साइज है उसको एस्टिमेट करते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विथ मिलीमीटर मार्किंग्स, यानी कि मार्किंग्स का एक स्केल ले लो एक। सेकंड, प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पर चीज़ें रखते हैं, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पर चीज़ों को रखते हैं, वो ग्लास नहीं रखते, यहाँ पर ये स्टेज होता है तो इधर पर आपको वो रखना है, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नॉब। अब एडजस्टमेंट नॉब का यूज़ कर उस पर फोकस करो एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आईपीस एंड मेजर इट इन mm। अब उसका डायमीटर, आप सर्कुलर फील्ड का डायमीटर यानी कि सर्कल फील्ड का डायमीटर को देखो और उसको में लिखो, मिलीमीटर्स में लिखो, ठीक है। फिर थर्ड, कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम टू माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ये थोड़ा उल्टा, पता नहीं क्या आपको समझ लग रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी है, बस एम बना दो और एक उल्टा यू बना दो, ऐसा लिख दो, बस हो गया माइक्रोमीटर। तो एक माइक्रोमीटर मतलब एक इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर होता है। तो सपोज करने को बोला है, मान लो अगर विजिबल फील्ड का जो डायमीटर है वो 5 है, तो यानी कि वो 5000 हो जाएगा, 5 इंटू 1000। मान लो मैं, अब आप एक मेरे बोलने से मानिए, अगर मान लीजिए 50 है, 50 है मान लीजिए, तो सीधी बात है 50 इंटू 1000 कर देंगे तो 50,000 उसका जो है निकल आएगा। ये माइक्रोमीटर्स आएगा आपका, क्या आ जाएगा ये माइक्रोमीटर्स, मिलीमीटर से माइक्रोमीटर्स। अब देखो, रिमूव द रूलर एंड प्लेस एन ऑनियन पील स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप स्कोप। अब उस रूलर को निकाल लो स्टेज से रूलर को निकाल लो, स्टेज से रूलर को निकाल लो और एक ऑनियन का छिलका, ऑनियन पील रखो वहाँ पर, ठीक है। अब क्या, फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल। अब उस स्लाइड पर फोकस करो और जो सेल है उसके नंबर्स को, सॉरी हाँ सही तो बोल रहा हूँ मैं, सेल जो है उस डायमीटर में, जो सर्कुलर डायमीटर, सर्कुलर फील्ड के डायमीटर में जो सेल्स प्रेजेंट है उस डायमीटर में, उसको आप उसके फील्ड के व्यू को आप एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी सेल्स आ रहे हैं ऑब्जर्व करो, उनको गिनो। सिक्स्थ, एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ अ सेल यूजिंग अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला, बढ़िया फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो। उससे पहले यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप मेजरली लेबोरेटरीज में होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट यूज करते हैं। यहाँ देखो, अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ऑल्सो यूज अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन ब्ला ब्ला ब्ला, वही सब चीज़ें लिखी हैं। बस इसमें एक चीज़ है, यहाँ पर देखो, अ नैनोमीटर इज 1 बिलियन ऑफ अ मीटर, यानी कि एक जो नैनोमीटर होता है ना, इज इक्वल्स टू 1 बिलियन। इतना भाई साहब, इतना मीटर होता है, एक मीटर का इतना होता है वो, यानी कि 10 करोड़, 1 बिलियन यानी कि 10 करोड़, ठीक है। अब देखो यूनिट कन्वर्जन। अब सबसे पहले 1 को आपको 1000 माइक्रोमीटर्स मानना है, यस। उसके बाद ये है एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन ऑनियन पील सेल। सबसे पहले जो विजिबल फील्ड में डायमीटर में जो वो विजिबल फील्ड थी माइक्रोमीटर में, उसका डायमीटर लिखना है अपॉन नंबर ऑफ सेल अलोंग द डायमीटर। उस डायमीटर में जितने भी सेल प्रेजेंट थे उनको लिख डालो, बस खत्म। अब यहाँ पर सपोज करिए जैसे कि अगर 25 सेल सीन अलोंग द डायमीटर, यानी कि डायमीटर में 25 सेल, डायमीटर के साथ साथ 25 सेल देखे गए, तो उस केस में जो साइज होगा एक ऑनियन सेल का वो हो जाएगा 5000 माइक्रोमीटर अपॉन 25, जो कि आएगा 200 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। अब देखो, इफ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन ऑनियन पील इज 200 माइक्रोमीटर्स, ठीक है, अगर वो जो एस्टिमेटेड साइज आया है ऑनियन के छिलके का, अगर वो 200 माइक्रोमीटर है, हाउ मच डज आर लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल। तो भाई साहब जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो इसको कितना मैग्नीफाई करेगा इस सेल को, सीधी बात है, क्वेश्चन पूछा है अपन से। द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन इट मैग्नीफाइंग पावर, सीधी। और क्या भैया, जो अपना माइक्रोस्कोप होगा, जितनी उसकी वो होगी, जितनी उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी, जितना वो मैग्नीफाई कर पाएगा, जैसे कि अगर वो 10x मैग्नीफाई यानी कि 10 गुना चीज़ों को बड़ा कर रहा है तो 10 गुना ही तो दिखेगा ना। वो उसके पावर पर डिपेंड करना है, मैग्नीफाइंग पावर पे, कितनी उसकी मैग्नीफाइंग पावर है उसके पास ऑफ द आईपीस, ठीक है। इफ बोथ द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस हैव द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10x, यानी कि अगर ये 10x उसकी पावर हुई तो उसका जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो 100x हो जाएगा, यानी कि आप 100 गुना चीज़ों को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द सेल विद एन एस्टिमेटेड साइज ऑफ 200
माइक्रोमीटर्स, यानी कि अगर 200 माइक्रोमीटर्स उसका आया है एस्टिमेटेड साइज, तो वो भैया हमको 100 गुना बड़ा दिखेगा, 100 टाइम्स लार्जर दिखेगा लाइट माइक्रोस्कोप में। मतलब वो तो अपना माइक्रोस्कोप की पावर जितनी है वो, यहाँ पर पावर 10x थी तो मैग्निफिकेशन 100x हो गया। दस, अ माइक्रोस्कोप अलाउ अस टू सी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स क्लियरली एंड इज एसेंशियल टूल फॉर स्टडिंग द सेल स्ट्रक्चर। इसीलिए ये एक एसेंशियल टूल यानी कि अच्छा टूल है सेल को स्टडी करने के लिए, जो माइक्रोस्कोप हमको अलाउ करता है छोटी छोटी चीज़ें आराम से देखने के लिए। आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से देख लेते हैं। ठीक है, फिर लिखा है ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव्ड द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग थ्री मेन फीचर्स। अब भाई साहब, जो पहले के माइक्रोस्कोप थे और अब के माइक्रोस्कोप हैं उनमें बहुत अंतर है। अब साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप अच्छा कर दिया है, और सिर्फ 3 चीज़ों को अच्छा करके। 3 चीज़ें क्या क्या हैं देखो। पहला है रिजोल्यूशन, मेजर ऑफ क्लैरिटी, सीधी बात है रिजोल्यूशन यही 100 गुना 200 गुना 300 गुना यही सब है। कॉन्ट्रास्ट, द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस आगे चलते हैं पेज पे तब देखेंगे। कॉन्ट्रास्ट यानी कि जो उसकी ब्राइटनेस है ना, वेरियस के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख ही लेते हैं ना सीधा, यार फालतू हमको कन्फ्यूजन क्यों। वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मैं वेरियस पार्ट है ऑब्जेक्ट के, जो ब्राइटनेस है तो वेरियस पार्ट है जो ऑब्जेक्ट के वो भी इम्प्रूव्ड कर दी गई है, ब्राइटनेस को उधर का इम्प्रूव्ड कर दिया गया है। और मैग्निफिकेशन हम जानते ही हैं, वही 200-300 गुना मैंने बताया। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पर भी तो तुमने कहा था रिजोल्यूशन, वो भी तो 200-300 गुना कहा तुमने। अरे तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ही तो बढ़ाई ना, क्योंकि मैं अपनी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जैसे कि मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 mm, इससे बाद की चीज़ें नहीं दिखती, ऐसा ही उसने बढ़ाया है, यही चीज़ उन्होंने बढ़ाई है। अब यहाँ पर देखो दीज इम्प्रूवमेंट्स हैव टर्न्ड माइक्रोस्कोप इनटू अ पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग सेल, यानी कि ये जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं इन्होंने सेल को बहुत पावरफुल टूल बना दिया है सेल की स्टडी करने के लिए। यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ कोलोकेशिया लीफ ऑब्जर्व्ड अंडर ए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो कोलोकेशिया लीफ हैं उनके सेल को, उनके स्टोमेटा को दिखाया गया है। ये देखो, ये स्टोमेटा लिखा हुआ है ना, ये कोलोकेशिया लीफ है 0.05 mm। तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके ये दिखाया गया है इनका स्टोमेटा। अब देखते हैं 2.2 स्ट्रक्चर ऑफ सेल, 2.1 खत्म, अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यहाँ पर क्या लिखा है, यू हैव लर्न दैट सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन। आपने ये लर्न किया, सीखा, समझा है कि जो टिश्यू और ऑर्गन है, सेल जो है वो टिश्यू और ऑर्गन, मतलब टिश्यू, सेल जो है टिश्यू बनाता है, टिश्यू जो है ऑर्गन बनाता है, और इनको स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड किया गया है एंड कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और ये मतलब जो चीज़ें हैं ये सारी टिश्यू, सेल, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है खाने को पचाना, खाने को डाइजेस्ट करना, वैसे ही दिया गया है। ठीक है, फॉर दिस सेल टू फंक्शन एज यूनिट, इन सेल को एक यूनिट्स की तरह, फंडामेंटल यूनिट होती है ना सेल, सबसे छोटी यूनिट की तरह फंक्शन करने के लिए दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग। उनको ज़रूर से ज़रूर इंटरेक्ट करना ही चाहिए अपने आसपास की सराउंडिंग से, आसपास की चीज़ों से, मतलब आसपास जो उनके फैमिली मेम्बर्स ही मान लो, उनसे उनको इंटरेक्ट करना ही चाहिए। दीज इंटररिएक्शन अकर एट द सेल बाउंड्री, और ये जो इंटररिएक्शन है ना ये सेल की बाउंड्री में अकर होते हैं। वेयर सब्सटेंसेज मूव बिटवीन द सेल एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जहाँ पर ये जो सब्सटेंस है वो सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मूव कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो भी मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन का यूज़ कर। अब यहाँ पर ही मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ दोस्तों, पर जल्दी से जल्दी ये सेल मेम्ब्रेन से भी हम लोग लाएंगे जहाँ पर लिखा गया था यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। ये वीडियो क्या है, थोड़ी 30 मिनट्स यानी कि हाफ एन आवर की हो गई, तो मैं सोच रहा हूँ इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ और एक आराम से एक ही दिन में आ जाएंगे आपके, 1-2 दिन 3 दिन में, बस इससे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, आपकी सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, पूरा चैप्टर समझा दिया जाएगा।
अब इस वीडियो को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। और प्यारा सा चैप्टर है भाई साहब, ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, चैप्टर 2 द सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आप लोगों को ये चैप्टर बहुत पसंद आएगा। जैसे ही आगे आगे बढ़ेंगे तभी तो और मज़ा आना है भाई, क्या अभी तो और मज़ा आएगा, क्योंकि इतना अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो अब हम लोग अगले वीडियो में, मतलब ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, ये मैं नहीं बता सकता अभी कितने पार्ट आ सकते हैं, एस्टिमेट कर सकता हूँ 3 to 4 पार्ट्स आ सकते हैं इसके, 3 to 4 to 5, ठीक है। और लेकिन 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 जल्दी ही आपको मिलेंगे और जल्दी ही आप इस चैप्टर को ख़त्म कर पाएंगे। टेंशन मत लीजिए भाई साहब, आप लोगों ने ना दूसरों की सोच से बहुत अपनी सोच डेवलप कर रखी है। आप अभी से पढ़ रहे हैं, अभी अभी से पढ़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि चलो जैसे स्कूल जाएंगे उसके बाद से पढ़ लेंगे, है ना, लेकिन आप अभी से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब भाई साहब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट छोड़ देना प्यारा सा कि भैया मतलब समझ आ गया मुझको, और नहीं आया हो तो बता देना तो मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकूं कि भैया हाँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बस यहीं पर ये प्यारा सा चैप्टर हम लोग, मतलब प्यारा सा चैप्टर नहीं खत्म हुआ, अभी प्यारी सी वीडियो खत्म हुई है यार, अभी चैप्टर और है तो वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।